गुड मॉर्निंग। भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अंबेडकर के बारे में 2 क्लासें हमारी हो चुकी है। एक में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को देखा है और दूसरे भाग में हमने डॉक्टर अंबेडकर की किताबों पुस्तकों के बारे में और उनके जो ऊपर प्रभाव पड़ा, किन किन का प्रभाव पड़ा, उनके बारे में हमने अध्ययन करने की कोशिश की थी। आज हम अंबेडकर के विचारों को पढ़ेंगे और उन अंबेडकर के उन विचारकों में पहला जो हम बिंदु लेंगे वो लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार, जो इनके सबसे महत्वपूर्ण विचार माने जाते हैं। इन सामाजिक विचारों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार किस प्रकार के थे। पहली बात तो है कि डॉक्टर अंबेडकर जो सामाजिक व्यवस्था उस समय थी, आज़ादी से पहले जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी और आज़ादी के प्रारंभिक समय में जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, उसको वो क्या मानते थे? अंबेडकर अन्यायपूर्ण मानते थे कि ये जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है एक अन्याय पर आधारित व्यवस्था है और अंबेडकर इसका क्या करते हैं? पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। अंबेडकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था छुआछूत पर आधारित थी, ऊंच नीच पर आधारित थी, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। इसलिए अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे और इसके लिए क्या करते थे? अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की आलोचना की है वो व्यक्ति है मनु। हम पढ़ेंगे भी मनु स्मृति के बारे में। मनु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मनु स्मृति और इसे हिंदू धर्म की संहिता या आचार संहिता मानी जाती है, नियमावली मानी जाती है और इसमें हिंदू धर्म के नियम लिखे हुए हैं, किस प्रकार क्या क्या होगा, किस प्रकार क्या क्या नहीं होगा। तो मनु ने, अंबेडकर ने मनु जैसे जो संहिताकार हैं उसकी कठोर आलोचना की है और उनकी पुस्तक मनु स्मृति को जलाया तक है। तो अंबेडकर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे, समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे। तो उनमें सबसे पहले क्या चाहते थे वो? अंबेडकर का पहला विचार आता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। अब आप कहोगे वर्ण व्यवस्था का विरोध कैसे? तो आपको भी पता होगा कि अभी आज़ादी से पहले या आज़ादी के बहुत पहले तक, आज़ादी के बाद तक जो हमारे हिंदू समाज थे उनमें 4 वर्णों को हमने बांट रखा है और ये जो 4 वर्ण हैं इनको विभाजित किया किसने किया है? मनु ने किया है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में खास रूप से हमने मनु स्मृति में भारतीय जो व्यवस्था है उसको 4 वर्णों में बांटने की कोशिश की है। सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, जिसके बारे में मनु ने ये कहा कि भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए इनका काम क्या होगा? पूजा पाठ और शिक्षा संबंधी कार्य होगा। दूसरा जो आया है क्षत्रिय, इसके बारे में मनु ये कहते हैं कि ये भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से, बाहों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका काम होगा बाहुबल का, यानी रक्षा का कार्य होगा, शासन संबंधी कार्य करेंगे। तीसरे वर्ग के लिए कहते हैं कि तीसरा वर्ग जो होगा वो वैश्य वर्ग होगा और वैश्य वर्ग के लिए मनु कहता है कि भगवान ब्रह्मा की जंघाओं से पैदा हुए हैं, इसलिए मेहनत का काम करेंगे, इसलिए ये कृषि, पशुपालन और व्यापार का काम करेंगे। और सबसे नीचे जो वर्ग होगा वो शूद्र होगा और शूद्र वर्ग किसके? ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ मानता है मनु और ये कहते हैं कि शूद्र वर्ग का काम होगा ऊपर के 3 वर्णों की क्या करना? सेवा करना, सफाई व्यवस्थाओं को बनाए रखना। इस प्रकार 4 वर्णों में हिंदू जो समाज था उसको बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बांटा गया है। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि ये जो विभाजन किया है आपने, ये विभाजन क्या है? अवैज्ञानिक है। इसका विज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। आप किस आधार पे कह सकते हो कि ब्राह्मणी शिक्षा देगा, ब्राह्मणी शास्त्रार्थ करेगा, ब्राह्मणी ज्ञान संबंधी कार्य करेगा, और क्यों नहीं कर सकता? इसमें वैज्ञानिकता कहाँ आ गई? अगर जो पढ़ा लिखा है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक है, तो वो कोई भी क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। आज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। आज आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं है, ऊंची जाति के नहीं, ब्राह्मण नहीं, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। आज की बात नहीं करिए, पहले की बात कर रहे हैं। तो कि ये वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक पुष्ट नहीं है कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। राजपूत वर्ग ही, क्षत्रिय वर्ग ही सेना में जाएगा, वही शासन करेगा,
वैश्य वर्ग सिर्फ पशुपालन करेगा, कृषि करेगा और शूद्र सेवा करेगा। तो ये अवैज्ञानिक है। दूसरा अव्यवहारिक है। अवैज्ञानिक ही नहीं, ये अव्यवहारिक भी है, यानी व्यवहार से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई सामाजिक नियम नहीं है। ये ब्राह्मण और राजपूतों ने अपने समाज पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंबेडकर क्या हैं? घोर विरोधी हैं। क्योंकि अंबेडकर का एक मानना और है कि जितने भी हमारे वेद हैं और जितने भी हमारे उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, उन वेदों और उपनिषदों की अगर हम बात करें तो वेदों और उपनिषदों में हमें सिर्फ 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, शूद्र वर्ग का उल्लेख ही नहीं मिलता। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसमें 3 ही वर्णों की बात करती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये चौथा वर्ग शूद्र कहां से आ गया? तो अंबेडकर कह रहा है कि ये चौथा वर्ण तो किसकी देन है? ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इन सबको अपने अधीन रखने के लिए चौथा वर्ण बनाया है और उसका नाम है शूद्र वर्ण है। तो ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, मनुवादी जो व्यवस्था है, उसकी देन है शूद्र वर्ग। इसलिए अंबेडकर ये कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था समाज में किसी भी प्रकार की हितकर नहीं है। अंबेडकर ये कह रहे हैं, अंबेडकर का तो यहाँ तक कहना है, अंबेडकर ने अपनी किताबों में चर्चा भी की है कि ये जो शूद्र वर्ग है, अंबेडकर कह रहे हैं कि ये जो शूद्र वर्ग है, ये शूद्र वर्ग तो किससे निकला है? शूद्र वर्ण तो क्षत्रिय से जन्मा है, यानी क्षत्रियों से ही निकला है। लेकिन फिर इन क्षत्रियों ने क्या कर दिया? अपने आधार पर इनका विभाजन करके इनको निम्न जाति का बना दिया। तो अंबेडकर शूद्रों को किसकी उत्पत्ति मानते हैं? क्षत्रियों की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंबेडकर शूद्र वर्ण को क्षत्रियों की संतान मानता है, इस वर्ग में मानता है, बहादुर व्यक्तियों की संतान मानता है और उन्हीं से निकला हुआ मानता है। इसलिए अंबेडकर जो ये शूद्र व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था का अंबेडकर खुली आलोचना करता है। और इसी आधार पर ही आपको याद ये भी रखना है कि इसी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का रचयिता मनु को माना जाता है। और इसीलिए इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के कारण, मनुस्मृति को जलाने के कारण अंबेडकर को हम आधुनिक भारत का मनु मानते हैं। अंबेडकर को हम आधुनिक भारत का मनु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने किसकी व्यवस्था का विरोध किया है? मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया है। दूसरे अंबेडकर के अगर सामाजिक विचार में बात करें तो अंबेडकर जाति प्रथा का विरोध करता है। जाति प्रथा का विरोध, अंबेडकर जाति प्रथा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वर्ण व्यवस्था का तो उन्होंने 4 वर्णों का विरोध कर दिया, अब जाति प्रथा का व्यवस्था करते हैं। क्योंकि जाति जो प्रथा है वो समुदायों में, आर्यों में, द्रविड़ों में, वर्कों में, मंगोलों से मिलकर के बनी है। क्योंकि कभी आर्य आए, कभी द्रविड़ आए, कभी मंगोल आए, कभी मुस्लिम आए, बहुत सी बाहरी जातियां हमारी भारतीय व्यवस्था में आई हैं, भारतीय समाज में आई हैं और वो धीरे धीरे क्या बनी है? आपस में एक हो गई। बहुत सारी जातियां भारत में आई, चाहे वो द्रविड़ हो, चाहे वो आर्य हो, चाहे वो मंगोल हो, ये आई और धीरे धीरे किस में बस गई? भारत में ही बस गई। और आपस में सहयोग से ही उन्होंने किसका निर्माण किया है? समाज का निर्माण किया है। तो इस आधार पर क्या बना है? इस आधार पर भारतीय समाज बना है। इसलिए क्या बना है? ये अंबेडकर ये कह रहे हैं कि जब हम प्राचीन व्यवस्थाओं की बात करें, जब आर्य व्यवस्था थी, जब द्रविड़ व्यवस्था थी, जब मंगोल व्यवस्था थी, उस समय भारत में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था थी नहीं। सिर्फ भारत धर्मों में विभक्त था, जातियां नहीं थी। जातियां तो धीरे धीरे ये जो उच्च जातियां हैं, जो स्वर्ण वर्ग हैं, जो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं, इन शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए क्या किया है? अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा व्यवस्था शुरू कर दी। यानी हिंदू धर्म को भी उन्होंने किसमें बांट दिया? जातियों के अंतर्गत उन्होंने बांट दिया। ये जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर किसको माना गया? इस जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग को माना गया। और ये माना गया कि ये स्थान उन्हें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा क्यों माना? तो उस समय ब्राह्मण खानपान रहन सहन के अंदर क्या थे? उनका रहन सहन ऊंचा था, उनके खानपान ऊंचा था, उनके सामाजिक जो स्तर था वो ऊंचा था, इसलिए हमने उनको क्या मान लिया? ऊंचा मान लिया।
दूसरी जो राजपूत वर्ग था उस समय क्या था, सत्ता में था, शासन में था, हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा किया करता था, इसलिए हमने क्या मान लिया, उसको क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो ये जातीय जो व्यवस्था है ये प्राचीन समय में नहीं थी, जातीय व्यवस्था तो भारत में मध्यकाल में आई है, और मध्यकाल के बाद धीरे धीरे हिंदू समाज की एक बहुत क्या बन गई, संकीर्ण विचारधारा बन गई। तो और इस जातीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो इस जातीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया ब्राह्मणों ने। यानी इस जातीय व्यवस्था को धीरे धीरे, पहले कर्म आधारित व्यवस्था थी, उस कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था लाने का किसका काम है, ब्राह्मण वर्ग का काम है। इन ब्राह्मणों ने कर्म आधारित जो व्यवस्था थी कि जो जैसा काम करेगा वो उस वर्ण में आ जाएगा, उस व्यवस्था से लेकर के किस में आ गए कि अगर ब्राह्मण के घर में जन्मा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में जन्मा तो क्षत्रिय, वैश्य के जन्मा तो वैश्य, और शूद्र के घर में जन्मा तो शूद्र। यानी हमारी जो जाति व्यवस्था प्राचीन काल में बहुत अच्छी थी, कर्म आधारित थी, उस कर्म आधारित व्यवस्था को वो किस पे ले आए, जन्म आधारित ले आए, जो आज भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी क्या है, दुष्परिणाम है कि जन्म के आधार पर हमने उनको क्या कर दी, योग्यता को बांट दिया, हमने योग्यता और कर्म का कोई स्थान नहीं लिया। इसलिए ये कह रहा है कि ये जो व्यवस्था है, अंबेडकर ये कह रहा है कि ये जो जाति जो व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, ये जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है विवाह प्रचलन, विवाह विधि। अंबेडकर कह रहा है कि ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे ज्यादा योगदान जिसने दिया है, ये विवाह विधि ने दिया है। आप कहोगे विवाह विधि ने सबसे ज्यादा योगदान कैसे दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि अंबेडकर ने का ये मानना था कि भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे जातीय समाज को, हमारे हिंदू समाज को इस आधार पर बांट दिया कि एक जाति का लोग अपनी ही जाति में विवाह करेगा, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। ये बना दिया, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, राजपूत वैश्य और शूद्र में शादी नहीं कर सकता, राजपूत सिर्फ राजपूत समुदाय में शादी करेगा, वैश्य समाज सिर्फ समाज वैश्य में करेगा, यानी जाट जाट में विवाह करेगा, यादव यादव में विवाह करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण में करेगा, निम्न वर्ग के लोग निम्न वर्ग में विवाह करेंगे। इस आधार पर ही जाति व्यवस्था टूटने के बजाय क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। अंबेडकर ये कह रहा है कि इस विवाह संस्था का उन्मूलन कर दिया जाए और समाज में लोगों को ये अधिकार दे दिया जाए कि एक व्यक्ति चाहे उसने किसी भी वर्ण में जन्म क्यों नहीं लिया हो, वो किसी भी दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता है। निम्न जाति का लोग किसी भी जाति में विवाह कर सकता है, ऊंची जाति का लोग किसी भी जाति में विवाह कर सकता है। अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिंदू धर्म में भी प्रचलित कर दी जाए तो ये जो जाति प्रथा है, ये जाति प्रथा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब आपको कैसे हो जाएगी भाई, मान लीजिए ब्राह्मण ने दलित के घर विवाह किया तो दलित की लड़की ब्राह्मण के घर गई तो दलित में ब्राह्मण में क्या अंतर हो गया, ये जो जाति व्यवस्था थी ऊंच नीच थी अपने आप ही समाप्त हो गई। राजपूत ने अगर वैश्य के घर में शादी की तो दोनों का उठना बैठा एक हो गया, जाति प्रथा नामक संस्था जी अपने आप ही समाप्त हो गई। तो अंबेडकर कह रहा है कि अगर इस जातीय प्रथा को हमें समाप्त करना है तो जातीय प्रथा को समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण है इस विवाह प्रथा को क्या कर दिया जाए, जाति आधार पर बंद कर दिया जाए और विवाहों को सभी के लिए क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, इसमें ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होगा। अंबेडकर ने जाति प्रथा के कुछ तरीके बताए, कुछ लक्षण बताए कि जाति प्रथा क्या है। यानी जाति प्रथा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला तो इसमें पद सोपान पाया जाता है। जाति प्रथा में पद सोपान पाया जाता है। पद सोपान का मतलब एक जाति ऊंची, फिर नीची, फिर नीची और फिर नीची, और फिर उन जातियों के बाद भी क्या बन दिए, हम उन जातियों के बाद भी हमने उपजातियों में विभाजन कर दिया। हमने ब्राह्मण बनाया, हमने क्षत्रिय बनाया, हमने वैश्य बनाया, हमने शूद्र बनाया। अब हमने उसमें क्या कर दिया, हिंदू साहब यादव, यादवों को भी हमने किस में बांट दिया, गोत्र में बांट दिया। जाट जाटों को गोत्र में बांट दिया, हरिजन हरिजनों को गोत्र में बांट दिया, वर्मा बुनकरों को हमने उनको गोत्र में बांट दिया। यानी सभी वर्गों को जातियों के बाद उनकी उपजातियों में बांट दिया। 5 मिनट, उनके उपगोत्रों के अंदर हमने विभाजन कर दिया। तो ये जाति प्रथा की जो विशेषता है वो किस पे पाई जाती है, पद सोपान इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है जाति को, इसमें कार्य कुशलता का अभाव पाया जाता है। जाति प्रथा की जो व्यवस्था है उसमें कार्य कुशलता का अभाव पाया जाता है। अब आप कहोगे कार्य कुशलता का अभाव कैसे पाया जाता है। मान लीजिए मैं निम्न जाति में घर में पैदा हुआ और निम्न जाति का हमारे धर्म के हिसाब से काम है
ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, सफाई व्यवस्था करना। लेकिन मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं तो ब्राह्मणों के काम करना चाहता हूँ। मेरी सफाई में कोई रुचि नहीं है, मेरी सेवा में कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि किस में है? मेरी रुचि लोगों को ज्ञान देने में है, शिक्षा लेने और शिक्षा देने में है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में मेरी रुचि है, कृषि में मेरी रुचि है। तो फिर मेरी जो कार्य कुशलता थी, मेरी जो योग्यता थी, उस योग्यता का कहाँ उपयोग हुआ? क्योंकि मेरी जिस कार्य में रुचि नहीं, मुझसे आप वो काम करवा रहे हो। और जिस कार्य में मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, जिस कार्य में के करने से मैं लोगों को बहुत आगे तक पहुँचा सकता हूँ, मेरा विकास कर सकता हूँ, मेरे परिवार का विकास कर सकता हूँ और लोगों को आगे ले जा सकता हूँ, वो तो इसमें लेने नहीं दे रहे हो आप मुझे। यानी जातीय प्रथा में कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? इसमें संकीर्णता पाई जाती है। अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जातीय प्रथा में क्या पाई जाती है? संकीर्णता पाई जाती है, तुच्छपन पाया जाता है। एक जाति दूसरी जाति के साथ किसी भी प्रकार का मेल मिलाप करने से डरती है, यानी दूसरी जातियों के साथ वो मेल मिलाप नहीं करना चाहती, उनके साथ खान पान नहीं करना चाहती, उनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहती। तो संकीर्णता है इनकी विशेषता। और क्या आती है? और अंबेडकर ये कह रहे हैं कि साहब जातियों में रूढ़िवादिता पाई जाती है। रूढ़िवादिता का मतलब ये अपनी ही परंपराओं को मानने में विश्वास करते हैं, ये नवीन बातों का अपनी जाति में प्रवेश निषेध मानते हैं। यानी ये खुलापन जो आज भारतीय राजनीति की या पाश्चात्य संस्कृति की कहे या आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी क्षेत्रों में खुलापन आए, रीति रिवाज जो गलत रीति रिवाज है उनको समाप्त करके लाया जाए। लेकिन जातीय कहते हैं कि नहीं, रूढ़िवादिता को नहीं तोड़ेंगे। आज भी जातियां कहती हैं कि साहब स्त्रियां घूंघट निकालेंगी। आज भी हमारी जातियों में एक मानसिकता बन गई कि स्त्री सिर्फ क्या है, घर की वस्तु है, वो बच्चों का पालन पोषण करेगी और क्या करेगी, घर के लोगों को खाना बना करके देगी। ये रूढ़िवादिता किस में पाई जाती है? जातियों में पाई जाती है। जबकि हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी रूढ़िवादिता नहीं पाई जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलत परंपरा है तो उस गलत परंपरा को तोड़ करके नवीन परंपरा अपनाना किसका काम है? हमारा काम है, आधुनिकता का काम है। लेकिन जातियों में क्या पाई जाती है? रूढ़िवादिता पाई जाती है। और क्या पाया जाता है जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली? वैवाहिक संकीर्णता। वैवाहिक संकीर्णता का मतलब यानी ये जातियां, एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करती है, दूसरी जातियों में विवाह करना पसंद नहीं करती। और ये कहती है कि इससे क्या होती है? रक्त की अशुद्धता पाई जाती है। ये कारण भी बताते हैं कि रक्त की अशुद्धता पाई जाती है। अगर दूसरी जातियों के साथ विवाह संबंध होंगे तो उनके रक्त में, उनके खून में मिलावट हो जाएगी और एक संकर पीढ़ी जो है वो पैदा होगी। इसलिए वैवाहिक संबंधों में तो बहुत ज़्यादा संकीर्णता है। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और आज 21वीं शताब्दी के अंतर्गत भी अगर हम ये देखें तो जातियों में वैवाहिक संकीर्णता पाई जाती है। आज भी भारत के 90% जातियां अपनी ही जाति में विवाह को प्राथमिकता देती है। यदि कोई लड़का और लड़की दूसरी जाति में विवाह कर लेता है तो इसे वो क्या मानते हैं? एक घोर सामाजिक अपमान मानते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का हनन मानते हैं। जबकि अंबेडकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में विवाह करे, इसकी उन्हें क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। और क्या पाया जाता है? और ये कह रहे हैं कि इसमें सामाजिक भेदभाव पाया जाता है। अंबेडकर कह रहे हैं कि इसमें जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है, सामाजिकता का भेदभाव पाया जाता है। तो जाति व्यवस्था का वो अंबेडकर विरोध कर रहे हैं। और उसमें क्या पाई जाती है? जाति व्यवस्था में पदसोपान, कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, वैवाहिक संकीर्णता और सामाजिक भेदभाव जातियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा और तीसरा विचार क्या? ये तो हो गया जाति व्यवस्था का अंबेडकर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अंबेडकर के और सामाजिक विचार अगर हम और आगे देखना चाहें तो अंबेडकर एक सामाजिक विचारक हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। तो और कौन से हैं? एक टॉपिक और रह गया, ठीक। और क्या है? तो अंबेडकर क्या कर रहे हैं? अस्पृश्यता का विरोध। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने, जिसके लिए हम भारतीय राजनीति में उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं और जिसके लिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है अंबेडकर साहब को, उसका सबसे बड़ा कारण है अस्पृश्यता का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में जो छुआछूत की व्यवस्था हो रही थी, ऊंच और नीच की जो व्यवस्था हो रही है, उसको वो हिंदू धर्म की विकास की सबसे बड़ी बाधा मानते थे।
अंबेडकर कहते थे कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी चीज़ से हुआ है तो अस्पृश्यता। और अस्पृश्यता क्या है? एक व्यक्ति को एक जन्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा बना दिया, और उसके साथ फिर क्या किया जा रहा है? जातीय भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया जा रहा है। अंबेडकर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में भी जो पहले के समय मांस खाते थे, सफाई व्यवस्था करते थे, उनको निम्न मान लिया गया, उनको नीची जाति का मान लिया गया, और जो पढ़े लिखे थे, साफ सफाई करते थे, उनको ऊंचा मान लिया गया। इस आधार पर, रहन सहन और खान पान के आधार पर आपने जो जातीय व्यवस्था बनाई है, और उस जातीय व्यवस्था में जो आप ऊंच नीच की व्यवस्था करते हैं, अंबेडकर ने इसका खुला क्या किया है? विरोध किया है। और उनका मानना था कि ये अस्पृश्यता किसकी है? अंबेडकर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विरोधी थे, ब्राह्मणवाद के अंबेडकर विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि ये सारी सामाजिक कुप्रथाएं अगर हिंदू समाज में अगर चलाई हैं, ये अंबेडकर का मानना है, मेरा मानना नहीं है। अंबेडकर ये कह रहे हैं कि आज इस भारतीय समाज में जितनी भी कुप्रथाएं चली हैं, चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो वैवाहिक संकीर्णता हो, ये सारी किसकी देन है? ये सारी देन है ब्राह्मण वर्ग की, जिसको वो कहते थे ब्राह्मणवाद। तो ये कह रहे थे कि अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए। अगर आपको समाज का विकास करना है तो इसको बंद करना होगा। और इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, अंबेडकर के भारतीय संविधान में सबसे बड़ी अगर देन मैं मानता हूं तो किसकी है? अस्पृश्यता का अंदर छुआछूत को उन्होंने समाप्त करने के लिए समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया। न केवल समाप्त घोषित किया, जबकि अस्पृश्यता को उन्होंने क्या किया? दंडनीय अपराध घोषित करवाया कि अगर किसी ने निम्न जाति के या किसी भी व्यक्ति के साथ जाति आधार पर ऊंच नीच का, छुआछूत का व्यवहार करने की कोशिश की तो वह अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा। और अगर किसी ने किया तो राज्य सरकार क्या कराएगी? कानूनी कार्यवाही उसके साथ करेगी। उसके साथ ये न केवल अपराध है, बल्कि याद रखना गैर जमानती अपराध है, आपको जमानत भी नहीं मिलेगी इस काम के लिए। तो अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंबेडकर साहब ने क्या किया है? विरोध किया है। और अगर हम देखें तो और इन सामाजिक विचारों में क्या है? तो सामाजिक विचारों में दलितों के उत्थान के विचार, दलित उत्थान के विचार, यानी सबसे ज्यादा सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित कौन था? दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है। और इस निम्न वर्ग को उन्होंने विकास करने के लिए अंबेडकर ने कुछ अपने विचार दिए हैं कि दलितों को किस प्रकार दलितों का विकास हो सकता है। उसके लिए अंबेडकर कुछ बातें कह रहे हैं कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब सारी जातियां बराबरी पर नहीं आ जाती। जब ऊंच नीच की भेदभाव समाप्त हो जाएगा, उस दिन सारी जातियां अपने आप ही क्या आ जाएगी? बराबरी पे आ जाएगी, उस भारत का अपने आप ही विकास हो जाएगा। क्या कहते थे? दलितों का उत्थान कब होगा? ये कहते थे कि हिंदुओं की जो मूल मान्यता है, किस प्रकार के विचार विकास होगा दलितों का, तो उसके लिए अंबेडकर कह रहे हैं कि हिंदुओं की जो मूल मान्यताएं हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, उन मूल मान्यताओं में परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा। एक बात तो ये कि जो पहले से चली आ रही रीति रिवाज है, जो जिसमें निम्न जाति को नीचा समझा जाता है, ब्राह्मणों को, राजपूतों को ऊंचा समझा जाता है, उस व्यवस्था का सबसे पहले आपको क्या करना है? बदलाव करना है। और क्या करना है? हिंदू धर्म में एक ही प्रामाणिक ग्रंथ होना चाहिए। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सैकड़ों अपने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रुतियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। उस आधार पर ये कह रहे हैं कि इन सबको मिलाकर के एक ही प्रमाणिक ग्रंथ बना दो, एक ही किताब बना दो, और किताबें बनाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम एक से ही दिशा निर्देश ले सके। हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग किताबें अलग अलग विचार देती हैं, और विचारों में क्या आती है? भिन्नता आती है। इसलिए एक क्या की जाए? एक ही प्रमाणिक ग्रंथ बना दिया जाए जिसको सारे लोग उनको माने। और क्या करें इसके लिए? और कह रहे हैं कि जो पुरोहित व्यवस्था है, इस पुरोहित व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। पुरोहित व्यवस्था कैसे? जो ब्राह्मणवाद है, जो पूजा पाठ करते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, या ब्राह्मण का बेटा ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता जाता है? पुरोहिताई का काम करता जाता है, मंदिरों में सेवा पूजा करता जा रहा है। तो अंबेडकर कह रहा है कि इस पुरोहिताई व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाए, और इसमें जो वंशानुगत प्रभाव है, इस वंशानुगत को समाप्त करके क्या किया जाए? इनका चयन किया जाए। यानी राज्य सरकार इस पुरोहिताई व्यवस्था को समाप्त करे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्रार्थ करना जानते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को गहन अध्ययन किया है, उनको चयन दो, और उनको एक
आयु निर्धारित कर दो कि इतनी आयु से लेकर के इतनी आयु, जिस प्रकार आज सरकारी सेवाओं में नौकरी की आयु निर्धारित है, उसी प्रकार इन पुरोहितों की आयु भी निर्धारित कर दो। और पुरोहित सिर्फ ब्राह्मण वर्ग से नहीं, किसी भी वर्ग से आ सकता है, पूजा पाठ और वैवाहिक संबंध कर सकता है। और क्या कर दिया, और क्या करें कि ये जो ब्राह्मणवाद है, इस ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अंबेडकर सबसे ज्यादा विरोधी जिसके थे वो थे ब्राह्मणों के। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद में भी जो पुरोहिताही व्यवस्था है, जिस आधार पर ऊंच नीच का बढ़ावा मिल रहा है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और क्या किया जाए, उन्होंने दलितों के लिए एक नारा दिया, संगठित रहो, स्वच्छ रहो और शिक्षित बनो। यानी कब दलितों की व्यवस्था सुधरेगी, जब वो संगठित रहेंगे, सारे दलित एक होंगे और ऊंची जातियों का विरोध करेंगे, साफ सफाई रहेंगे। क्योंकि दलितों की, निम्न वर्ग की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये साफ सफाई नहीं रखते, खान पान में, रहन सहन में, सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा गंदगी का प्रयोग करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहो, अच्छे कपड़े पहनो, और कपड़े भी कैसे पहनो, जैसे ऊंची जातियों के लोग पहनते हैं वैसे वस्त्र पहनने हैं। और क्या बनना है, शिक्षित बनना। इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं होंगे तो अपने आप ही जो जाति व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।